आपका स्वागत है। अगर आपकी सैलरी कम है और आप बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, वीज़ा लेना चाह रहे थे, लेकिन आप दुविधा में हैं कि मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर कम सैलरी होने के बावजूद मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे मेरी फेवरेट कंट्री का वीज़ा मिल सके और मुझे वहाँ पे ट्रैवल करने का मौका मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी सैलरी कम है तो भी आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। चाहे आप शेंगन जाना चाह रहे हो, किसी भी देश में शेंगन की कंट्रीज़ में, चाहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, कहीं भी जाना चाह रहे हो, या आपने यूके का प्लान किया हो, कनाडा, यूएस का प्लान किया हो, जापान, कोरिया का किया हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का किया हो, तो इस वीडियो में जो इनपुट्स हम अभी डिस्कस करेंगे वो इन सभी जगह पे, इसके अलावा भी और कोई देश है तो वहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में दी हुई डायरेक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वीज़ा सक्सेस रेट डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको वीज़ा मिल भी जाएंगे। तो अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन कंसर्न होता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीज़ा के लिए हमारी हेल्प आपको चाहिए, किसी भी देश में ट्रैवल करने के लिए आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो इन दी हुई डिटेल्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कम सैलरी की डेफिनेशन समझते हैं। कम सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी की सैलरी 20-25 हज़ार है तो उसको कहीं का वीज़ा मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे पे कोरिलेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शख्स है जो 20-21 साल का है और वो अपनी सैलरी एकदम से 80,000 रुपये दिखाता है, मैं तो XYZ कंपनी में बहुत बड़ा सुपरवाइज़र हूँ और मेरी सैलरी 80,000 है। तो काउंसलर को डाउट हो सकता है कि इतनी छोटी सी उम्र में बिना किसी एक्सपीरियंस के इतनी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट इनको कैसे मिल सकती है, ये चीज़ आ सकती है उसमें। दूसरा, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी उम्र के लोगों को या फिर जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, लेकिन फिर उनकी एजुकेशन सपोर्ट में होनी चाहिए। जैसे उन्होंने हो सकता है IIT से किया हो या कहीं और से ऐसी प्रिविलेज इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पास आउट किया हो जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो उस केस में तो चल जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो हीज़ इन लाइक 40s में है, 50s में है और वो दिखाते हैं जी मेरी सैलरी तो, मैं इतने 20-25 सालों से जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी तो 18-20 ही है। तो ऐसे केस में भी काउंसलर को ये डाउट होने लगता है कि इतने सालों से काम करने के बाद भी इतनी कम सैलरी और ऐसे पर्सन के ऊपर लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो कैसे अपना खर्चा निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती हैं, इनको एक ही वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपको प्रोफाइल की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना पड़ेगा और उसको आप डायरेक्ट अपने यूज़ में ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर मान लीजिए किसी की कम सैलरी है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, किसी की 20,000 सैलरी है और वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए? अगर उनकी सैलरी इतनी कम है, उस केस में उनके पास वापस आने के रीज़न ज़्यादा होने चाहिए। जितनी कम सैलरी उतने वापस आने के रीज़न ज़्यादा। किस तरीके से? जैसे कोई इंसान वापस कैसे आएगा? मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको US भेज दिया जाए, तो आप वापस इंडिया में क्यों आएंगे? किस लिए आना चाहेंगे? आप वापस इंडिया में आना चाहेंगे अगर आपकी फैमिली है तो, राइट? आप वापस इंडिया में आना चाहेंगे अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं और आपकी उनकी डील होने वाली है। आप वापस आना चाहेंगे अगर आपके यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हैं या आपके डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आपको सेल आउट करना पड़ सकता है। हालांकि काफ़ी म्यूचुअल फंड्स या काफ़ी ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑनलाइन भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में वापस आना पड़ता है, तो हो सकता है आप वापस आएँ। या फिर आपके यहाँ पे किड्स हैं जिनको आगे एडमिशन करवाना होता है या जिनके जो अभी बड़े हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, उस केस में पेरेंट्स का यहाँ पे होना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो आपका वापस आना ज़रूरी हो सकता है। या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है जिससे पता लगे कि आप इमिग्रेशन रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करते हैं, जिससे काउंसलर को यकीन हो कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जिससे उसको थोड़ा सा भरोसा हो और आप वापस आ जाएँ। तो ये वापस आने के रीज़न है। यानी अगर सैलरी कम है तो थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा हो, आपके नाम पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हो, आपके नाम पे थोड़े से एसेट्स हों और आपकी फैमिली हो। सैलरी कम है, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ट्रस्ट में वीज़ा मिलने के चांसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर सैलरी ज़्यादा है तो आप ये ना सोचें कि ये चीज़ें बिल्कुल ना हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने काउंटलेस ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें सैलरी 6 फिगर्स में है, 1 लाख से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को डिनाई किया गया, क्योंकि उससे क्या है कि 1 लाख से ज़्यादा तो सैलरी ले रहे हैं लेकिन उनके पास वापस आने का कोई रीज़न नहीं है। वो सिंगल हैं, कोई फैमिली नहीं है, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके कोई एसेट्स नहीं है, कोई डिपॉजिट्स नहीं है, और यहाँ पे ना कोई किसी भी फैमिली का ना होने की वजह से वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उनको वापस क्यों आना है। कहीं पर भी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो काउंसलर को उनके रिकॉर्ड का नहीं पता हुआ। तो ऐसे केसेस में काउंसलर इतना नहीं सोचते और वहीं पे एप्लीकेशन डिनाई कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये जो है ब्रह्मास्त्र है, एक तरह से लगा लीजिए मेगा स्ट्रोक है।
बाकी एसेट्स पे ध्यान दें, बाकी एसेट्स को मजबूत करें। एसेट्स को कैसे मजबूत करते हैं उसके ऊपर भी डायरेक्शंस इस चैनल पे पता नहीं कितनी वीडियोस में दी गई है। अगर आप पुराने दर्शक होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा, और अगर आप नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल की और वीडियोस को देख के आप समझ जाएंगे एसेट्स को कैसे बिल्ड किया जा सकता है स्मार्ट तरीके से। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। जी मेरी सैलरी कम थी, मैंने सारे पॉइंट्स का ध्यान भी रखा, बट मेरा वीज़ा फिर भी डिनाई हो गया। अब उस केस में अगर वीज़ा डिनाई होता है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला तो आपकी प्रोफाइलिंग कैसी थी, सेकंड आपकी फाइलिंग कैसी थी, थर्ड आपने कौन सा टाइम चूज़ किया था। देखिए आप बिल्कुल पीक ऑफ विंटर्स में कनाडा में वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो भी आप ऐसे एरियाज़ को अपनी आइटनरी में दिखाएंगे जो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, तो काउंसलर को एक सेकंड नहीं लगेगा समझने में कि आपका जाने का रीज़न जेन्युइन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइमिंग भी होता है कि आप किस टाइम पे उस देश में जाना चाहते हैं। कोई ये दिखाए जी मैं तो आइसलैंड में जा रहा हूँ या नॉर्वे में जा रहा हूँ, ऐसे टाइम पे जा रहा हूँ जब वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है, तो वो एम्बेसी को पता चल जाता है कि जी इन्होंने घूमने नहीं जाना, ये तो कुछ और ही मकसद से जाना चाह रहे हैं। चाहे आप सब कुछ अच्छा भी कर देंगे तब भी वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए आपको जब भी ऐसी चीज़ें करनी हो तो बहुत ही ऐसे लोगों से आपको हेल्प लेनी चाहिए जिनकी पूरी एक्सपर्टीज़ हो इस ट्रेड के ऊपर। आप भी इस पे पूरी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। आप ध्यान रखिए किस टाइम पे जा रहे हैं, वहाँ का वेदर चेक करें कि जाने के लिए टाइम ठीक है कि नहीं है, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, फ्लाइट्स वगैरह चेक करें, राइट। आप जब ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, हाँ जी वहाँ पे टेम्परेचर ठीक है, वहाँ पे सब कुछ ओके है, इस वक्त टूरिस्ट अराइवल्स भी हैं, तो ये चीज़, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं और कम सैलरीज के बाद भी जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए थे उनको फॉलो करके भी अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि भाई ठीक है कम सैलरी आपने दिखाई, बट आपने जो फाइलिंग दिखाई है उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए। जैसे मैं बता देता हूँ, हमने काफ़ी केसेस में देखा है जब कि लोगों के रिफ्यूज़ल हो जाते थे, वो हमारे पास आते थे जी हमने ये रिफ्यूज़ कराया था, हमारी फाइल है, हम उनकी फाइल को देखते थे तो उसमें 4 स्टार होटल में उनके 5-5-7-7 नाइट्स दे रखे हैं ऑल मील्स के साथ, राइट। कुछ डेस्टिनेशंस में 5 स्टार होटल दिए हुए हैं, प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप दिए हुए हैं, ओके। और एंड आइटनरी के एंड में लिख दिया है कि पूरा पैकेज आपके लिए 70,000 रुपये का है। कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ना। 70,000 रुपये में तो आप हॉस्टल के साथ भी एक यूरोप का ट्रिप नहीं कर सकते, तो 5 स्टार 4 स्टार के साथ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये डिस्क्रिपेंसीज काउंसलर एक सेकंड में पकड़ जाते हैं। अगर 4-5 स्टार में जा रहे हैं, 15 दिन के यूरोप के टूर में जा रहे हैं, तो 2-2.5 लाख रुपए से कम तो टूर बन ही नहीं सकता। 2.5 लाख रुपए का टूर आप जा रहे हैं और 20,000 रुपये अपनी सैलरी दिखा रहे हैं, यानी पूरे साल की सैलरी सिर्फ एक टूर पे लगा रहे हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली काम करना होगा। जैसे अपना एक्सपेंसेस कम दिखाएं, अपना बिल्कुल इकोनॉमिक क्लास फेयर लें, पहली चीज़। दूसरा, बिल्कुल चीपेस्ट अकोमोडेशन लें। मैं आपको डॉर्मिटरीज बुक करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा, जिसपे एक रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, वो ना बुक करें। अलग अलग रूम में भी B2B भी अवॉइड करें, बट हॉस्टल्स आते हैं, हॉस्टल्स को बुक करें। आप गेस्ट हाउसेज आते हैं, उनको बुक करें। 30-40 यूरो पर नाइट से शुरू हो जाते हैं। ऐसे स्मार्ट बुकिंग दिखाएं। पूरा ट्रैवल आपका 1 लाख में हो सकता है, इससे कम में भी हो सकता है। यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ, कि जैसी इनकी प्रोफाइल है, इन्होंने बिल्कुल उससे मैच करता हुआ अपना प्रोजेक्ट बनाया है, मैच करता हुआ अपना ट्रैवल डिज़ाइन किया है। उसे काउंसलर को लगता है कि वाकई में आपके जाने का रीज़न एक टूरिज्म से रिलेटेड ही है। तो कम सैलरी में अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी फाइलिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन ना लगाएं। हमने देखा है जब रिफ्यूज़ल के केसेस हमारे पास आते थे, भैया क्लाइंट्स आते हैं जी, मैंने पहले अप्लाई करा था XYZ जगह से, ये रिफ्यूज़ हुआ हुआ है, ये मेरी फाइलिंग है। उसमें हम देखते थे कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भर रखे हैं, अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी प्रॉपर्टी है फादर के नाम पे, वो लगा रखी है, मदर के नाम पे वो लगा रखी है। क्या उन्होंने आपको स्पॉन्सर करा है? नहीं करा तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप हटाएं उसको। फालतू के इंश्योरेंसेस लगा रखे हैं, क्रेडिट कार्ड के 6-7 बिल लगा रखे हैं। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आप ये ना सोचें ये फालतू के डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा मिल जाते हैं, नहीं, राइट। तो इनके ये एक हेल्पिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ केसेस में काउंट हो सकते हैं। जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म विजिट पे जा रहे हैं तो ये काउंट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म विजिट पे इनका कोई लेने देना नहीं है। अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन से बचें। कई लोग तो अपनी एजुकेशन की डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं, ये तो बहुत ही गलत है। एजुकेशन की डिग्री सर्टिफिकेट्स लगा के तो आप सीधे सीधे उनको हिंट दे रहे हो वहां जाके जी मैं काम ढूंढ सकता हूं, मैं तो देखो इतना पढ़ा लिखा हूं। वर्क वीज़ा प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स कोई टूरिस्ट वीज़ा में थोड़ी लगाएगा। अगर आपने गलती से भी लगा दिए तो क्या रिजल्ट आएगा उसका? उनका तो काम है ऐसे लोगों को रोकना जो वहाँ पे जाके काम ढूंढे। और यहाँ पर अगर किसी ने डायरेक्ट उनको हिंट दे दिया जी वहाँ पे जाके मैं काम ढूंढ सकता हूँ, तो उसकी चाहे जैसी मर्जी प्रोफाइल हो उसको रिफ्यूज़ल मिलेगा ही मिलेगा, कोई अवॉइड नहीं कर सकता।
तो कम सैलरीज पे भी अगर आप जा रहे हैं तो भी बेसिक फाइल ही रखें। आप ये ना सोचें मेरी सैलरी कम है तो मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा दूंगा तो फाइलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सबसे गलत धारणाएं हैं। इस कॉम्प्लेक्स से फाइट करें और बिल्कुल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ही फाइल करें। लिस्ट को चेक करें जिस कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाएं। आपके नाम पे अगर आपको लगता है मेरे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है या इक्विटी होल्डिंग्स है मेरी, उनको लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है बहुत अच्छी इंश्योरेंस आपने कराई हुई है जिसका काफ़ी अच्छा आपको आगे क्लेम मिल सकता है, आप उसको लगाएं। मेच्योरिटी में आपको अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो ऐसी चीज़ों को फिर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करें। ये सारे पॉइंट्स अगर कम सैलरी वाले लोग भी फॉलो करेंगे तो भी अपनी फाइलिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।